हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एसएसटी न्यू एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ प्रीवियस ईयर लगाएंगे। और यदि आप मैराथन क्लासेस नहीं देखे हैं तो सीडीपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जरूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी पूरा कवर किए हुए हैं। 2 से 3 घंटे 3 घंटे की मैराथन है। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की 6 to 8 टोटल एनसीईआरटी कवर किए हैं। आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं मैराथन क्लास की। और प्रीवियस ईयर कुछ लगाएंगे और कुछ न्यू एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे सॉल्व करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? झरना, खाड़ी, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। क्या बनेगा राइट आंसर? जी, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? झरना, खाड़ी, डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? क्या बनेगा राइट आंसर? जी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर की भूमि नीचे की ओर अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे खाड़ी कहते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं कि झरना किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, झरना पानी का वह स्रोत है जो ऊपर से गिरता है। यह नदी या नाले में कोई भी ऐसा बिंदु होता है जहां पानी ऊर्ध्वाधर बूंद या खड़ी बूंदों की एक श्रृंखला के रूप में बहता है। झरने कई तरह के हो सकते हैं। और खाड़ी क्या है आप यहाँ पे देखेंगे, खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती, जमीन धंसी हुई होती है, घेरा हुआ होता है। इसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और नदी क्या है भाई? डेल्टा। डेल्टा क्या है? तो नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय आकृति को डेल्टा कहते हैं। यह नदी के पानी के बड़े जलाशय में खाली होने से बनती है। डेल्टा नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनता है। यह एक आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है। डेल्टा का नाम यूनानी वर्णमाला के, आप इस तरह से आकृति देख रहे हैं, डेल्टा अक्षर से बना हुआ है। डेल्टा किसे कहते हैं? आई होप सारी चीजें आपको, तीनों आप समझ गए होंगे। झरना, खाड़ी, डेल्टा किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित निम्नलिखित दोनों कथनों में से क्या सही है? कथन ए है, तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति बनाता है। कथन बी है, सप्तऋषि अर्सा मेजर तारामंडल का समूह है। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? थोड़ा सा इस टाइप इसमें आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा टाइपिंग इसमें जो है 2-2 पेज पे हो गया है। चलिए, अभी दिख रहा है जी। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? कथन ए है, तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति बनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तारामंडल किसे कहते हैं? जो आकाश में जो है कुछ टिमटिमाते तारे एक साथ रहते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं। हम लोग चित्र से समझे हैं, मैराथन क्लासेस जरूर देखिएगा। वो क्लास, एक ही क्लास में आप 6 to 8 पूरा कवर किए हुए हैं, और वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप वो क्लास देख लेते हैं, आपको दोबारा और कुछ भी नहीं देखने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जरूर देखिएगा। और कथन भी क्या है? सप्तऋषि अर्सा मेजर तारामंडल का समूह है। बात तो दोनों सही है, तो क्या व्याख्या कर रहा है? देखिए क्या व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति बनाते हैं, क्योंकि सप्तऋषि अर्सा मेजर तारामंडल का समूह है। व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। बात दोनों सही है ना। बात दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित दोनों कथनों में से क्या सही है? निम्नलिखित दोनों कथनों में से क्या सही है?
कथन ए है ब्रह्मांड कॉस्मॉस विश्व व्यापक रूप से सुव्यवस्थित एवं संतुलित व्यवस्था जिसमें ग्रह तारे आकाशगंगाएं सम्मिलित है। कथन बी है हमारी आकाशगंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला है। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? दुग्ध मेखला मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? जरूरी ये है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं। देखिए, क्योंकि जबकि यहाँ पर लास्ट में यानी कथन ए में आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्याख्या कर रहा है या नहीं। ब्रह्मांड विश्व व्यापक रूप से सुव्यवस्थित एवं संतुलित व्यवस्था जिसमें ग्रह तारे आकाशगंगाएं सम्मिलित हैं, क्योंकि हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। बात तो दोनों सही है, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए बी दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है ना? दोनों बातें इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुहाना, ज्वारनदमुख। मुहाना और ज्वारनदमुख दोनों, इनमें से कोई नहीं। वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? मुहाना और ज्वारनदमुख दोनों कहते हैं। वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे मुहाना और ज्वारनदमुख दोनों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे वह स्थान जहां नदी मिलती है उसे मुहाना या ज्वारनदमुख कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लीजिए। समुद्र तल से एक स्थान ऊंचाई को तुंगता कहते हैं। समुद्र तल से एक स्थान की ऊंचाई को तुंगता कहते हैं। आनंद के उद्देश्य से की गई छोटी यात्रा को भ्रमण कहते हैं। भ्रमण किसे कहते हैं? आनंद के उद्देश्य से कहीं पर कोई छोटी यात्रा हम करते हैं उसे भ्रमण कहते हैं। उदाहरण देते हुए, ये सारे क्वेश्चन पेडागोजी में मिलेंगे। उदाहरण देते हुए समझाना, जैसे कोई चीज हम जो है क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे दृष्टांत कहते हैं। ये इनका दृष्टांत था, जैसे आपको मोटिवेट किया जाए, है ना, इस तरीके से। तो उदाहरण देते हुए समझाना क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं। पर्वत या पहाड़ की ढलान से हिम या बर्फ का अचानक गिरना, यह घटना प्रायः बर्फ के पिघलने के दौरान होती है। इसे हिमधाव या हिमस्खलन कहते हैं। हिमधाव या हिमस्खलन किसे कहते हैं? पर्वत या पहाड़ से हिम का जो है अचानक से गिरना। यह घटना कब होती है? तो यह घटना होती है जब बर्फ पिघलती है। तो इसे क्या कहते हैं? हिमधाव या हिमस्खलन कहते हैं, है ना? इतने पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी को पढ़ना है यहाँ पे। कथन ए है क्या? पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कथन भी है अक्षांश रेखा द्वारा भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर उत्तर या दक्षिण का कोई स्थान उससे कितना दूर है हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या दोनों बातें सही हैं? या ए सही है बी गलत है, या दोनों बातें सही हैं या दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, हम लोग पूरा टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं, मैराथन क्लासेस भी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। थोड़ा सा हेर बदल करके आपके एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो वैसे ही है। और न्यू एनसीईआरटी से जो कोटेशन दिया हुआ है, यानी पहले चैप्टर की शुरुआत में ही कोटेशन दिया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वो सब इसमें इंक्लूड किए हैं। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पूर्व से पश्चिम, ये रेखा जो है इस तरह से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, यानी अक्षांश रेखा। कथन भी है अक्षांश रेखा द्वारा भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर उत्तर या दक्षिण की ओर स्थान, यानी कोई भी स्थान कितना दूर है हम इससे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सही बात है।
दोनों बातें यहाँ पे सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों इसमें सही है। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के भार से युक्त मनुष्यों के भार से युक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के भूमि सूक्त से, सामवेद के भूमि सूक्त या अथर्ववेद के भूमि सूक्त या यजुर्वेद के भूमि सूक्त। क्या बनेगा राइट आंसर? ये कहाँ से लिया गया है? इसी तरह से कोटेशन आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में, यानी चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही आपको मिलेगा। क्या बनेगा राइट आंसर? ये कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया है। कहां से? अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया है। मनुष्यों के भार से युक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान हूं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए ऋग्वेद से और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। लगभग लगे तभी आपका सही होगा, लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छा बोलने वाला। ऋग्वेद की भाषा को किसमें लिखा गया है? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत में जो है लिखा गया है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। और सूक्त से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितनी सूक्ति है? तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। यह ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं, है ना, ये बात याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। आगे है, जिनमें सूक्त अच्छी तरह से बोला गया और कहा गया है। यह 1028 सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रखे गए हैं। इनमें से 3 देवता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला उसे क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। और अस्तु मां सदगम्य, ये भी अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ पूछा हुआ है। तो ये कहाँ से भाई लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिखा है, यानी ऋग्वेद में ही लिखा गया है। तो इतनी बातें याद रखिएगा, ऋग्वेद से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है, ऋग्वेद का पाठ किया जाता है और इसे सुना जाता है, इसे पढ़ा नहीं जाता। इसकी रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया, मुश्किल से 200 साल पहले ही इसकी छपाई हुई है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अथवा ऋग्वेद की अनेक बातें इसमें मिलती हैं। सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद को भारत के प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। और सामवेद की रचनाओं का मान करने वाला क्या कहलाता है? उद्गात्र कहलाता है। यानी जो सामवेद का मान करता है, मतलब जो पढ़ता है, वो उद्गात्र कहलाता है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें जो है यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है, किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। यजुर्वेद क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, कौन सा वेद है जो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों में है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अध्वर्यु कहलाता है, ये बात भी याद रखिएगा। अथर्ववेद है। अथर्ववेद में प्राप्त ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण किया गया है।
इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोने आदि की जानकारी दी गई है। इसकी रचना कौन किया? तो अथर्व ऋषि ने, और अथर्व वेद का पाठ करने वाला ब्रह्म कहलाता है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, वर्षण क्या है? वर्षण क्या है? तो वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात, ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। मास क्या है? मास तो फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैला होता है, उसे मास कहते हैं, काई कहते हैं। लाइकेन, पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके होते हैं, उसे लाइकेन कहते हैं। आप देखे होंगे लाइकेन को, है ना। आगे है यहाँ पे, आकाश से गिरने वाले बर्फ के छोटे गोले जो है, यानी छोटे गोले को क्या कहते हैं भाई? तो ओला कहते हैं। छोटी बस्ती या छोटा सा गांव क्या कहलाता है? पल्ली कहलाता है। जो छोटी बस्ती, छोटा गांव होता है, वो पल्ली कहलाता है। काई मास क्या है? तो एक और यहाँ पे पूछा जा सकता है, बिना फूल या जड़ वाली एक प्रकार की छोटी हरे रंग की वनस्पति जो गड्ढेदार आवरण की, यानी गद्देदार क्या है? गद्देदार आवरण की तरह फैली हुई होती है, वो काई या मांस कहलाती है। दोनों पूछा जा सकता है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है? विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, कहाँ लिखा हुआ है, किस प्राचीन ग्रंथ में? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण में। कहाँ लिखा है भाई? विष्णु पुराण में। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। तो ये विष्णु पुराण में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासन छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई जो है भार नहीं है। क्या है? अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति है। यह कहाँ से लिया गया है? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, सुभाषित, नीति शतक या इनमें से कोई नहीं। यह कहाँ से लिया गया है? ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये न्यू एनसीईआरटी के हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार न्यू एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के चांस हैं, पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ भी चेंज होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहां से लिया गया है? सुभाषित नीति शतक से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है जब आप कोई काम कर रहे हो तो उससे बाहर कुछ ना सोचे, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उसे समय अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, और उसे जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। किसके द्वारा कहा गया है ये लाइन? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत टाइप एरर है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में बना है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट डे इसको ध्यान रखेंगे, जब भी जो है मैराथन क्लास आपकी होगी, तो सबसे पहले टाइप में कोई मिस्टेक ना हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है असली भारत गांव में बसता है? किसके द्वारा कहा गया है असली भारत गांव में बसता है? मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया है भाई? किसने कहा है कि असली भारत गांव में बसता है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसने कहा है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है
पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और गोलाकार है या सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है। किससे घिरी है? यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है। ऑप्शन ए है वाराहमिहिर ने कहा है, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट ने कहा है, ऑप्शन सी है टॉलमी ने कहा है, ऑप्शन डी है इरेटोस्थनीज ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया है भाई? निम्नलिखित में से किसने कहा है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और गोलाकार है या सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है? क्या बनेगा राइट आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? किसने कहा है? इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा न्यू एनसीईआरटी से। चलिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा है? आर्यभट्ट ने। आपको दिखाते हुए भी चलेंगे। देखिए, ये फर्स्ट अध्याय है जहां पे आप देख रहे हैं एक कोटेशन दिया है। आपको जब क्लास ले रहे थे तो हमेशा बताते हुए चल रहे थे कि हर एक टॉपिक में ये कोटेशन दिया है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है? आर्यभट्ट ने कहा है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है ना? आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? जी, सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहे हैं। किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए मानचित्र विषय पर यदि कोई शिक्षक चर्चा पर चर्चा कर रहा है? तो ऑप्शन ए है दूरी एवं अनुमान से नक्शा बनाना, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, दिशा और अवस्थिति, चिन्ह और रंग। यानी मैप विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक किन संकल्पनाओं पर विशेष ध्यान देगा? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सी, ए बी डी या ए सी डी या बी सी डी। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? हम लोग मैप 2-2 बार पढ़ चुके हैं, है ना? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी एवं अनुमान। यानी हम एक अनुमानित पैमाना लगाते हैं ना, जिसे निर्देशांक कहते हैं। दूरी कितना डिस्टेंस है और रेखा चित्र, एक जो है रेखा चित्र बनाते हैं। रेखा चित्र और यथार्थ मापन, जैसे हम एक जो है डायरेक्शन और एक मापन, एग्जैक्ट मापन तो नहीं होता बट एक मापन भी बनाते हैं, है ना? और दिशा बनाते हैं। भाई, जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है हम कैसे समझेंगे कि किस दिशा में हमारे दोस्त का घर है? आप अपने दोस्त को निर्देश दिए कि रामपुर के मेन गेट पर, रामपुर आपका गांव है, रामपुर के मेन गेट से, अब यहाँ पे आपका मेन गेट है, रामपुर के मेन गेट से 5वें नंबर पे आपका घर है, बीच से रोड है, दोनों तरफ यहाँ पे घर बना हुआ है, 5वें नंबर पे आपका घर है। आपने दिशा तो बताया ही नहीं कि पूर्व, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो फिर वो किसके घर में जाएंगे? है ना? 5वें नंबर पे आपने अपना घर बता दिया, तो दिशा भी जरूरी है ना? हम लोग पढ़े हैं इसको। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? ए, बी एंड सी। क्या है? चिन्ह और रंग। क्या चिन्ह और रंग भी जरूरी है? चिन्ह और रंग हम जब प्रतीक यानी सिंबल पढ़े हैं तो उसमें देखे हैं, यानी कुछ दर्शाने के लिए हमें चिन्ह और रंग की जरूरत होती है। वैसे वैसे मानचित्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दूरी, रेखा चित्र और दिशा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है जी, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं भाई ग्लोब के विषय में? ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक मॉडल या लघु रूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थित व न घूमने वाला है। क्या है? यह स्थिर व न घूमने वाला है। ऑप्शन डी है, यह स्थिर व न घूमने वाला है। क्या बनेगा राइट आंसर? ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्लोब से आप सब लोग परिचित होंगे, आप सब लोग ग्लोब को घुमा के देखे भी होंगे। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक
यानी मॉडल है, हमारी पृथ्वी का क्या है ग्लोब? मॉडल है, लघु प्रतिरूप है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बी क्या है? ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं ना जी। आप पॉकेट में भी रख सकते हैं छोटा सा ग्लोब, है ना? और एक बड़ा सा ग्लोब होता है, आप देखे ही होंगे, यानी आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए गए हैं। सही आकार में दिखाए गए हैं ना, आप सब लोग देखे ही होंगे। हम लोग ग्लोब पढ़े हैं तो देखे हैं ना, बहुत अच्छे से समझे हैं। तो भाई हाँ, सही बात है। देश, महाद्वीप और महासागर सही आकार में दिखाए गए हैं। यह स्थिर है, ना घूमने वाला है। क्या ग्लोब स्थिर है? जिस तरह से हमारी पृथ्वी जो है घूम रही है, उसी तरह से ग्लोब भी क्या करता है? घूमता रहता है। आप घुमा सकते हैं ना। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जिसे जोड़ने वाली एक सुई होती है, कितने अंश पे झुकी हुई है? आप लोग कमेंट करेंगे हमारी पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने अंश पर पृथ्वी झुकी हुई है। तो जिस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है, राउंड कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है, घूम रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है और अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो भाई क्या पृथ्वी स्थिर है? तो यहाँ पे क्या दिया है? यह स्थिर व ना घूमने वाला है। बिल्कुल नहीं। जब हमारे पृथ्वी का मॉडल है, हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो ग्लोब भी घूमता है। आप सब लोग घुमा के देखे भी होंगे। तो क्या इसमें सही है? ए, बी एंड सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए, बी और सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, क्या दिया है भाई? विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जी बिल्कुल, जितनी रेखाएं हमारी पृथ्वी पर यानी हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं, वो काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है। क्या आपने कहीं पृथ्वी पर कोई रेखा देखी है? नहीं देखी है, तो क्या है? वो काल्पनिक है ना? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ये है कि क्या दोनों बातें सही है या ए सही है, बी गलत है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। शून्य अंश देशांतर को नहीं, बल्कि शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। हम लोग पढ़े हैं ना भाई। क्या है ये क्या है? देशांतर रेखा ये है ना, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। इसे 0 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर कहते हैं। 0 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे दो बराबर भागों में बांटती है? आप देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी एप्पल की तरह है। आप एक फुटबॉल ले लीजिए, यदि आप इस तरह से काटते हैं तब भी दो भाग होगा, यदि आप इस तरह से काटते हैं तब भी तो दो भाग होगा। तो यानी देशांतर रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा और 0 अंश विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग तो इसको पढ़ भी चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे? क्या दिया है? विषुवत वृत्त, ये है, इसी का नाम है, यानी 0 अंश अक्षांश का नाम है विषुवत वृत्त, इक्वेटर। और जो है भूमध्य रेखा, किसके नाम है? किसके नाम है? तो ये 0 अंश अक्षांश के नाम है। 0 अंश अक्षांश इसे कहते हैं, है ना? तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्या बनेगा राइट आंसर? ए गलत है, बी सही है। कहाँ है? ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देशांतर समानांतर वृत्त होते हैं। देशांतर समानांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश समानांतर वृत्त होते हैं। देशांतर अक्षांश अर्धवृत्त होते हैं। क्या बनेगा राइट आंसर? देशांतर और अक्षांश दोनों अर्धवृत्त होते हैं। क्या सही है इसमें? दोनों ए तथा बी सत्य है, दोनों बी तथा सी सत्य है, उपयुक्त में से सभी या केवल बी सत्य है। क्या सही है भाई? जी, ए, बी, सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में जो है क्या करना है? यहाँ पे देशांतरों के संदर्भ में आप जो है विचार विमर्श कीजिए, क्या सही है। अक्षांश और देशांतर दोनों की बात की जा रही है।
हम लोग इसको 2-2 बार पढ़े हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत तो होने वाला नहीं है ना? देशांतर समानांतर वृत्त होते हैं। क्या देशांतर समानांतर वृत्त होते हैं? जी नहीं, देशांतर समानांतर वृत्त नहीं होते, ये अर्धवृत्त। देशांतर समानांतर वृत्त नहीं, ये अर्धवृत्त है। कैसे वृत्त हैं? अर्धवृत्त हैं। इस तरह से बने हुए हैं ना। हमारी ग्लोब पर आप देखेंगे, हमारी पृथ्वी पर कुछ इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। तो ये समानांतर वृत्त नहीं है, अक्षांश समानांतर वृत्त है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अक्षांश जो है वो समानांतर वृत्त है, यानी इस तरह से है। हम लोग देखे हैं न्यू एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो क्या है? समानांतर वृत्त है। यहाँ पे डबल हो गया है, कुछ इस तरह से है। देखिए, इस तरह बना देते हैं। ऐसे है, फिर इसके बाद ऐसे है। जी, इस तरह से बना हुआ है ना? बहुत अच्छे से नहीं बना है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। क्या हम लोग पढ़े हैं न्यू एनसीईआरटी में? इसी तरह से आप देखे हैं। क्या बना है? अक्षांश समानांतर वृत्त है। और आप यहाँ पे यदि देशांतर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से खींची हुई है, इस तरह से खींची हुई दिखेंगी, ऐसे आप देखे होंगे। तो क्या है? अक्षांश समानांतर वृत्त होते हैं, देशांतर अक्षांश अर्धवृत्त है। जी नहीं, जो देशांतर है ये अर्धवृत्त है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देशांतर अर्धवृत्त है। अक्षांश क्या है? ये पूर्ण वृत्त है। आप देख रहे हैं ना, पूर्ण, पूरा जो है गोला है, पूर्ण वृत्त बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल डी सही है, केवल बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट। कथन फर्स्ट है क्या? एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। और कथन सेकंड है, एटलस में केवल भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को ही दर्शाते हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। और कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, क्या बनेगा राइट आंसर? एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की एक संग्रह है, एक संग्रह या पुस्तक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप सब लोग जानते हैं। जिसमें जो है सिर्फ जो है क्या रहता है? मानचित्र रहती है, यानी सिर्फ एटलस। एटलस हम कहते किसे हैं? मानचित्रावली का संग्रह पुस्तक, जिसे हम एटलस कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह है। और कथन सेकंड क्या कहता है? एटलस में केवल भौतिक मानचित्र है। अरे मानचित्रों का संग्रह है तो केवल, केवल जहां पे लगे तो वैसे भी निगेटिव वर्ड है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल भौतिक दिया है। भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक तीनों रहते हैं ना, तो केवल दिया है, केवल भौतिक है। ये बात तो पहले गलत हो गया, है ना? तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। कहाँ है? कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर सी है। कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन एक, ग्लोब पर हम जो बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। क्या है? ग्लोब पर, ग्लोब पर हम जो बड़ी जलराशियां देखते हैं उसे महासागर कहते हैं। कारण आर है, भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? क्या दोनों बातें सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहा? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, अभिकथन ए है, ग्लोब पर हम जो बड़ी जलराशियां देखते हैं उनको क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। कारण आर है, भूमि के एक बड़े भू जो है एक बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? भूखंड कहते हैं। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, आप ग्लोब पर देखेंगे ब्लू कलर से, सबसे ज्यादा ब्लू कलर ही आपको दिखेगा। वो है क्या? यानी ग्लोब पर जो हम बड़ी जलराशियां देखते हैं उसे हम महासागर कहते हैं। 5 महासागर है ना ग्लोब पर, आप देखेंगे। और यहाँ पे है कारण आर क्या? भूमि के एक बड़े भाग को हम भूखंड कहते हैं, यानी जो भूमि का बड़ा भाग होता है उसे हम भूखंड कहते हैं। बात तो दोनों सही है, बट क्या आप जो है रिलेट कर रहा है? ए और आर रिलेट कर रहा है एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं।
बात तो दोनों ठीक है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, यही आपको देखना होता है कि है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है आदर्श वाक्य? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, साइंटिया ल्यूसेस्मी, या तेजस्वी नावधीतमस्तु, या सन नो वरुणा। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, आप सबको पता है सत्य की हमेशा विजय होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है साइंटिया ल्यूसेटमी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ज्ञान ही ज्ञान है। क्या है? ज्ञान ही, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। तेजस्वी नावधीत मस्तु, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारा अध्ययन ज्ञानवर्धक हो। क्या है? हमारा, हमारा अध्ययन, हमारा अध्ययन ज्ञान वर्धक हो, हमारा अध्ययन ज्ञान वर्धक हो, है ना। तो क्या है भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य लिखा? क्या लिखा हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संग नो वरुणा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये देखिए ये लोगो है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है संग नो वरुणा। इसका क्या अर्थ है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य संग नो वरुणा अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए। क्या है? अभिकथन ए, विश्व के मानचित्र में 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर। आप सबको पता है ना, 5 महासागर हैं। कारण आर है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी में है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी में है, और यह सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी में है। जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, दुनिया का सबसे गहरा भाग। यह महासागर सबसे छोटा महासागर है। क्या सही है इसमें? ऑप्शन ए है अभिकथन ए सही है, कारण आर जो है, ए और आर दोनों सही है। कथन ए सही है, कारण आर जो है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करती। और अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है। जी भाई, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या सही है? देखिए यही है, यहां तक तो हम देखेंगे, फास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, यहां तक देखेंगे, हाँ सही है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी में है। अब इतना देखेंगे, यदि ये छोटा नहीं देखे, सबसे छोटा, सबसे छोटा महासागर है, यही छोटा यदि छूट गया तो क्वेश्चन भी छूट गया, है ना। ये छोटा जो है छूट गया, क्वेश्चन भी आपका छूट गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था ईबीएस में, आप देखेंगे कि जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से ऐसे बने हुए थे, और पूरा यदि आप सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए क्या बनेगा इसमें राइट आंसर?
तो 5 महासागर हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये छोटा की वजह से कारण आर जो है ये गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, एम आकार का महासागर किस महासागर को कहते हैं? एम आकार का महासागर किस महासागर को कहते हैं? किस महासागर को कहते हैं? ये आप यहाँ पे चित्र भी देख पा रहे होंगे जी। किस महासागर को कहते हैं भाई? एम आकार का महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। किस महासागर को एम आकार का महासागर कहते हैं? डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हिंद महासागर यही है एम आकार का महासागर। एम आकार का महासागर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिंद महासागर जो ये अपना प्यारा भारत है, इस तरह से इसको एम आकार का बना दिया। ये यूं आप देख रहे हैं। एम आकार का महासागर किसे कहते हैं? तो हिंद महासागर को एम आकार का महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। अटलांटिक महासागर आप यहाँ पे देख रहे हैं एस आकार का है ना, इसको एस आकार का क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक महासागर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है जी, अभिकथन ए क्या है जी? इसमें आंसर होगा भाई, आंसर होगा क्या पूछा है? एम आकार का महासागर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। आप यहाँ पे देखें ना, ये है एम आकार का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की संग्रह या पुस्तक है, कारण आर है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अभिकथन ए एटलस मानचित्रावली मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह है, कारण आर है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों बातें सही हैं क्या? जो है ए आर की स्पष्टीकरण करता है, या फिर दोनों बातें सही हैं या स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सत्य है आर असत्य है, या आर सत्य है और ए असत्य है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या दोनों बातें सही हैं भाई? चलिए जी, बिल्कुल दोनों बातें तो सही हैं, बट यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है। भाई हम लोग देखें कि जहाँ पे मानचित्र की जो पुस्तक है, यानी जहाँ पे ढेर सारे मानचित्र होते हैं जिस पुस्तक में, उसको हम एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्रावली एटलस मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह होती है, यानी जिसमें ढेर सारे मानचित्र ही होते हैं। और कारण आर जो है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हम लोग पढ़े हैं ना महाद्वीप महासागर, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको अच्छे से समझे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, बट और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आप टॉपिक वाइज पढ़े हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया जाएगा। यदि आप डिटेल पढ़े हैं तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? चलिए, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? भाई सही तो दोनों बातें हैं, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग है और ये अलग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों बातें सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के देशों से होकर गुजरती है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। एटलस पर्वत अफ्रीका की सबसे क्या है? एटलस पर्वत अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अभी यही आपको बताया, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
एटलस पर्वत सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से महासागर को क्या करती है, अलग करती है ना, याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कारण आर है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो क्या स्पष्टीकरण है भाई, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर। सबसे जरूरी है जो रीजन अजर्सन के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बातें सही तो हो जाती हैं, क्या स्पष्टीकरण है कि नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और इसके लिए हम आपको हमेशा बताए हैं अभिकथन ए में यदि आप क्योंकि जबकि ऐसे वर्ड जोड़कर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने आप चिल्ला के बताएगा कि हाँ स्पष्टीकरण है या नहीं। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और कारण आर है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में जो कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। क्या बनेगा राइट आंसर जी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन गलत, यहाँ पे क्या दिया है, उत्तरी अमेरिका अमेजन नदी, अमेजन नदी हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, तो अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है ना, ये उत्तरी नहीं बल्कि किस महाद्वीप में, दक्षिणी महाद्वीप में है, इसलिए अभिकथन ए जो है ये तो गलत हो गया। भाई अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये बात तो ठीक है, बट ये उत्तरी अमेरिका में नहीं दक्षिणी अमेरिका में बहती है। और कारण आर है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका की अमेरिका में जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर, देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर सत्य है और ए असत्य है। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, आर सत्य है और जो है ए असत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमेजन नदी आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के, आप देख रहे हैं ना, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हिमालय के बाहर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। एंडीज पर्वतों के कई शिखर पहाड़ों की चोटियां 20,000 फुट से ज्यादा ऊंचे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय तरंग, ज्वार भाटा तरंगे या धाराएं, क्या कहते हैं भाई, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम क्या कहते हैं। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें जी, ज्वार भाटा कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या कहते हैं, ज्वार भाटा, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार यानी समुद्र का जल ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, भाटा समुद्र का जल नीचे गिरकर पीछे लौटता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है। यहाँ गर्म और नम जलवायु है, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है, दिन का तापमान उच्च एवं रात का तापमान कम हो जाता है। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल क्या है, अमेजन नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय जो ये है, यहाँ पे हमेशा यानी डेली जो है
3 से 4 बजे के बीच में डेली वर्षा होती है। ये है अमेज़न नदी, यही जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है, जो पूरे साल गर्म और आर्द्र रहता है। यही है ना, पूरे साल गर्म और आर्द्र रहता है। दिन और रात दोनों समान रूप से क्या होते हैं? रूप से गर्म और आर्द्र भी होते हैं, यानी दोनों समान रूप से, दिन और रात दोनों समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। रातें तुलनात्मक रूप से कम गर्म होती है। जाहिर सी बात है, धूप जो है रात्रि में तो होता नहीं, तो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा रात्रि का मौसम कम गर्म होता है। तो रातें जो है तुलनात्मक रूप से कम गर्म होती हैं, लेकिन आर्द्रता का स्तर अपरिवर्तित रहता है। आर्द्रता का स्तर जो है वो अपरिवर्तित, आर्द्रता वैसे ही रहता है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर जी? क्या है? दिन का तापमान उच्च एवं रात का तापमान कम हो जाता है। यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो भाई यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी एंड डी इसमें सही है। ये इंग्लिश का है और यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन कट गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही है। ए बी सी डी यानी चारों विकल्प यहाँ पे हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जी। तैराक मृत में क्या कर सकते हैं? प्लव कर सकते हैं। इस क्यों का किसके कारण जो है तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं? नमक की अधिकता, नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है, जल की सघनता कम होती है, मानव शरीर की सघनता जल की सघनता के बराबर होती है। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? आप यहाँ पे देख सकते हैं, मृत सागर जिसे नमकीन सागर भी कहा जाता है, एक नमकीन झील है जिसे पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा पर स्थित है। इसकी सतह और तट समुद्र तल से 427 मीटर नीचे है, जो धरती पर जमीन पर सबसे कम ऊंचाई है। मृत सागर 306 मीटर गहरा है, जो दुनिया की सबसे गहरी हाइपरसैलिन झील है। क्या है? हाइपरसैलिन झील है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मृत क्या है? तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं, किस कारण से? नमक की अधिकता, नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है, जल की सघनता कम होती है, मानव शरीर की सघनता जल की सघनता के बराबर होती है। किस लिए भाई जो है इसमें तैर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता जो है उच्च हो जाती है ना, जिसके कारण जो है मृत सागर में लोग तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? सीमे, सीएल, निफे, सीएल, सीमे, निफे, सीमे, निफे, सीएल, सीएल, निफे, सीमे। क्या बनेगा राइट आंसर भाई? क्या है इसमें राइट आंसर? निम्न में से कौन सा पर्पटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? आप एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे देख सकते हैं। पृथ्वी की संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की सतह को क्रस्ट कहते हैं, जो ऊपरी सतह पे हम लोग रहते हैं ना, उसे क्रस्ट कहते हैं, जो ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। यानी अनेक तत्वों से मिलकर बनी है, बट हम मुख्य रूप से 3 परतों में इसको बांटे हुए हैं। तो क्या बनेगा राइट आंसर जी? सियाल, सीमा एंड निफे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, सियाल, सीमा एंड निफे। याद रखिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन जो है सीटेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें बने हुए हैं। ये है, ए और आर पर विचार कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कारण आर है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? देखिए व्याख्या कैसे कैसे अपने आप चिल्ला के बताता है। अभी देखिए,
अभिकथन ए है, आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं क्योंकि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं, है ना? तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ें। क्या लिखा है? ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, कभी कभार वे पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या सही है? आप आंसर देख भी पा रहे होंगे, है ना? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कभी कभार ये पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और गिर जाते हैं, ये बात तो गलत है। ये ग्रह बृहस्पति और जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। ये दोनों बातें सही हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी इसमें सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ए और सी इसमें सही है। क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, किसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह? एस्ट्रॉइड क्या है? तो क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना? मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है एक बेल्ट की आकृति, आप देखे होंगे कुछ इस तरह से यानी बेल्ट की आकृति इस तरह से बना बना हुआ है। मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ मार्स है और यहाँ पर जो है जुपिटर है। इन्हीं दोनों के बीच में ये ग्रह इस तरह से बेल्ट की तरह बना हुआ है, लेकिन पूरे सौर मंडल में भी पाए जा सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह केवल मार्स और जुपिटर के बीच में ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल में पाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में और जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रहों को छोटे ग्रह भी कहा जाता है। ये सौर मंडल के लगभग 4.5 अरब साल पहले बने अवशेषों से बने हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, जो एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में आप सब लोग मैराथन क्लास में देखे हैं। क्षुद्र ग्रहों का आकार अनियमित होता है, लेकिन कुछ गोलाकार भी होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के टूटने से बने हैं, है ना? इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो किसी ग्रह के टूटने से क्षुद्र ग्रह बने हैं। तो कुछ जो है क्षुद्र ग्रह ग्रहों की कक्षीय पथ में आ जाते हैं और खतरा पैदा कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रहों में अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक यौगिक के निशान पाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से ही जो है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तो इतनी बातें क्षुद्र ग्रह के बारे में याद रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है। क्या दोनों बातें सही हैं? क्या सही है इसमें? जी, क्या बनेगा राइट आंसर? पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का यानी आप ध्रुव तारे का जो कोण बनाते हैं, आप देखे होंगे चित्र में, ध्रुव तारे का कोण माप कर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है। ये बात तो गलत है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन बी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जी, क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कहाँ होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं? और कथन बी है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्या बनेगा राइट आंसर? जी,
बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटना होती है तो क्षोभ मंडल में क्या होता है ना? ये बात तो गलत है, बाह्य वायुमंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है। और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे कहाँ से? तो बाह्य जो है वायुमंडल से परावर्तित कर दी जाती हैं, है ना? बाह्य वायुमंडल से परावर्तित कर दी जाती हैं, तो यहाँ पर बी सही है, लेकिन ए जो है वो गलत है। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में घटित होती है। मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, है ना? तो चलिए आज यही इन करते हैं। और आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं। तो आज यही इन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठंडी तो अब थोड़ा-थोड़ा है, क्योंकि शुरुआत में ठंडी लगती है और जो है लास्ट में, क्योंकि पास में आपका एग्ज़ाम है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने जाना है ना? और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए यही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।